ही बाकी हैं। तो न्यूज 24 लगातार आपको नोटबंदी का ये काउंटडाउन दिखा रहा है और इसे देखते रहिए, हमारी घड़ी पर नजर रखिए। और अगर आपके पास पुराने नोट बचे हैं तो आज बैंक में जमा करा दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। ये बस 2.5 घंटे का ही समय आपके पास बचा है। और इस वक्त हमारे साथ कौन कौन मेहमान मौजूद है वो आपको इंट्रोड्यूस उनसे करा देते हैं। इस वक्त कैलाश मित्तल साहब है, जो कि प्रेसिडेंट है जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन की, जयपुर से जुड़ रहे हैं। साथ ही मयूर मेहता जी, एडिटर कमोडिटी वर्ल्ड, गोल्ड एक्सपर्ट हैं, ये अहमदाबाद से हमारे साथ। एसके सरकार, जो कि एसोचैम मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं, वो भी मौजूद हैं। ऋषांक जैन ज्वेलर है और एनालिस्ट है। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता रोहन गुप्ता और अनिला सिंह, बीजेपी की प्रवक्ता तुम्हारे साथ हैं ही। एसके सरकार साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, 50 दिन पहले जब नोटबंदी लागू हुई थी तब भी आप यहाँ हमारे साथ थे। तब हालांकि पता नहीं था कि अगले 50 दिन में क्या होने वाला है। आज पता है। क्या आपने एनालिसिस निकाला, क्या हुआ, क्या खोया, क्या पाया हमने? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये नारा, इस नारे पे मैं जाता हूं। आज की तारीख में मुझे जो है गवर्नेंस बहुत कमजोर नजर आ रही है। अब हमें बताया जा रहा है कि आरबीआई ने 3 घंटे पहले, प्रधानमंत्री ने जब ऐलान किया था उसके 3 घंटे पहले आरबीआई ने डिसीजन लिया था, उनके बोर्ड ने डिसीजन लिया था। वो ये नहीं बता रहे हमें कि उसमें कितने जने प्रेजेंट थे, कितने जनों ने फॉर बोले या कोई अगेंस्ट बोला है, नहीं बोला। पर ये एक पहली बात तो ये हो गई। दूसरी, गवर्नेंस की जो बात आती है वो है नोट्स, जो आपके नोट की प्रिंटिंग की बात है। वो प्रिंटिंग भी जो है जो वक्त में होनी थी वो वक्त में नहीं हो पाई। आज भी जो है 6 लाख करोड़ नए नोट छप पाए हैं। और जबकि पैसा जो वापस आ गया है वो 14 लाख करोड़ से ऊपर आ गया है आपके पास। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब जो है गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है वो चाह रही है कि वो कोई 20,000 टन करेंसी पेपर अभी इंपोर्ट करना है उनको, जबकि नॉर्मली जो इंपोर्ट होता है अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 8,000 टन के करीब होता है। तो ये चीजें जब आप इकट्ठी करें तो उसमें जो है गवर्नेंस की एक बहुत बड़ी वीकनेस नजर आती है, जो एक इतने बड़े एक डिसीजन के लेने से पहले आप वो जो प्लानिंग जो होनी चाहिए वो मेरे को थोड़ी सी मिसिंग नजर आ रही है। जी, इस वक्त ऋषांक जैन हमारे साथ मुंबई से हैं, ज्वेलर और एनालिसिस इसके बारे में ये बताएंगे। ऋषांक, क्या लगता है 50 दिन की मियाद जो खत्म हो गई है, जिस तरीके का असर शुरुआत में नोटबंदी के बाद ज्वेलरी पर, खरीदारी पर, इसके बिजनेस पर पड़ रहा था, अब क्या वो धीरे धीरे बैक टू ट्रैक आ रहा है? अगर नहीं, कितने दिनों में आने की उम्मीद है? जैसे अभी कैलाश जी ने कहा कि नोट ये लोग ने प्री प्लान करके नहीं किया था, जहाँ पे इतने पैसे मार्केट में आए नहीं है, तो उसके हिसाब से बहुत सारे व्यापारी या कोई भी अलग अलग बिजनेस के लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं बिजनेस करने के लिए। और उसके हिसाब से लोगों का काफी देखा जाए तो 30 से 40% बिजनेस सबके डाउन है। नई ज्वेलरी इंडस्ट्री बट बाकी इंडस्ट्रीज भी लेके भी काफी सब जगह डाउन है। और ये नई तो आते आते मुझे लगता है 3 से 4 महीने लोगों को और लग जाएंगे यही पोजीशन नॉर्मल होने के लिए, बिजनेसेस वापस एज गुड एज रनिंग में आने के लिए। तो इतना सब करके भी अगर लोग खुश नहीं रहेंगे, और चलो ज्वेलर्स को छोड़िए, छोटे लोगों के पास आजकल पैसे नहीं है। जैसे छोटे छोटे गाँव में देखे, वहाँ पे लोगों के पास आजकल खाने के लिए पैसे नहीं है। जो फार्मर्स जो क्रॉप बेच रहे हैं वो लोग को उसके भी पैसे नहीं आ रहे हैं, तो जिसके हिसाब से वो लोग के भी फसल अटक रही है और पूरा ऑल ओवर एक इफेक्ट पूरे देश को पड़ने वाला है। आप बहुत ज्यादा खुश नहीं रहे इन 50 दिनों में। कैलाश मित्तल साहब, जो कि अध्यक्ष हैं जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन के, हमारे साथ हैं। कैलाश जी, जब हम जयपुर की बात करते हैं तो हम महिलाओं के मन में सबसे पहले या तो कपड़ों की शॉपिंग आती है या फिर ज्वेलरी शॉपिंग। आप बताइए, जयपुर में सोना कितना सोना रहा 50 दिन में? देखिए, जब से नोटबंदी करी गई है, जब से ज्वेलर्स सारे बेरोजगार हो चुके हैं, कोई भी काम नहीं है। क्योंकि इस जयपुर में सबसे बड़ा सीजन इस समय टूरिस्ट का सीजन होता है। तो जितने भी टूरिस्ट आने वाले थे वो टूरिस्ट भी जयपुर शहर में घूमने के लिए नहीं आए। नोटबंदी के कारण नोट नहीं थे। और हमारे यहाँ पर बिजनेस का व्यापार जो है राजस्थान के अंदर जयपुर शहर में 10 से 15% का व्यापार सिर्फ ज्वेलरी ट्रेड का इस समय रह चुका है। ज्वेलरी ट्रेड के अलावा कपड़े व्यवसाय में भी यही पोजीशन है, 10 से 15% का व्यापार रह चुका। क्योंकि इस समय सबसे बड़ा एक शादियों का सीजन होता है हमारे यहाँ पर। वो शादियों के सीजन में लोगों ने परचेजिंग नहीं कर पाया, उनके पास पैसा नहीं था, ज्वेलरी नहीं खरीद पाए। कितना ज्यादा प्रभावित हुआ आपका बिजनेस? कईयों ने अपनी शादियां कैंसिल कर दी है। प्रभावित हुआ सर? हमारा 80% बिजनेस प्रभावित हो चुका राजस्थान के अंदर और जयपुर शहर में मिलाकर जी, नोटबंदी की वजह से। ठीक है, मयूर मेहता अब हम क्या चाहते हैं कि सरकार जब तक सरकार
ठीक है, मयूर मेहता जी के पास चलते हैं। एडिटर कमोडिटी हैं वर्ल्ड के और गोल्ड एक्सपर्ट भी हैं। मयूर जी, सोने की चमक क्या नोटबंदी के बाद जिस तरीके से तुरंत बाद हम देखे फीकी पड़ गई थी, क्या वापस अपनी चमक सोना लेने में अभी तक थोड़ा सा भी 10% 20% कामयाब रहा है? देखिए, ये कुछ आप अगर एनालिसिस करें पूरे साल में 2016 की शुरुआत से एक्साइज ड्यूटी का पहले क्वेश्चन आया, फिर कंपलसरी पैन कार्ड का इश्यू आया, उसके बाद अगर बारिश अच्छी हुई तो ये नोटबंदी जब आई तब ऐसी एक सिचुएशन थी कि गोल्ड का जो बिजनेस है उसमें कुछ चमक आने की दिख रही थी। लेकिन नोटबंदी के कारण ये हुआ है कि ये जो एक अपॉर्चुनिटी पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए आई थी कि बारिश अच्छी हुई थी, गवर्नमेंट ऑफिस गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय था उसके पास पैसा आया था, तो ये जो चमक आनी चाहिए वो भी नहीं आई। तो अभी आगे जाके देखिए जनवरी फरवरी में चमक निकल सकती है तो निकल सकती है, लेकिन पूरा एक साल ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बर्बाद हो चुका। और ये नोटबंदी के कारण पिछले 2 महीने में एक अपेक्षा थी कि अच्छा आने वाला है, वो भी अभी बर्बाद हो गया है। अनिला जी, आप यहाँ पर सुन रही हैं सबको और किसी की भी पॉजिटिव राय नहीं निकली है क्योंकि सभी ज्वेलरी बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको, पहले दिन जब नोटबंदी लागू हुई थी तब सभी कस्टमर्स पहुंच गए थे ज्वेलरी शॉप्स में और तब लग रहा था सोने की चमक बहुत ज्यादा आ रही है। क्या ये आपको लगता है कि उसके बाद जो नकेल कसने की जो बात कह दी प्रधानमंत्री ने, ये उसके बाद ही सब फीका पड़ गया? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगी। सरकार साहब ने कहा था कि मुझे कहीं पे गवर्नेंस नहीं दिखाई दे रही है, कमजोर दिखाई दे रही है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कंफ्यूजन है कि गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन डेफिनेटली किया गया है। 125 करोड़ की आबादी है इस देश की, मुश्किलात आई हैं, ये इससे हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहे हैं। परंतु जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष की जनता ने हमारा साथ दिया, अगर उसको एजिटेशन करना होता तो वो सड़क पे उतर आती। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोग कतार में खड़े हुए हैं और मीडिया ने भी जाकर उनसे पूछा, उन्होंने कहा हाँ तकलीफ हो रही है, पर प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छा कदम उठाया है। इनका जो उन्होंने बात उठाई थी उसका उत्तर ये है। और जहां तक मैं ज्वेलरी की बात करती हूँ साक्षी, ज्वेलरी में क्या होता है, देखिए अगर मैं अपने पूरे देश की बात करती हूँ, भारतवर्ष की बात करती हूँ, तो 26% जो इंपोर्ट होता है वो हमारा गोल्ड का होता है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आता है गोल्ड की खपत में। ये पैसा क्या है, ये ब्लॉक बनी है, ये सर्कुलेशन में नहीं है। ये पैसा वो है कि जो अमीर लोग होते हैं अपने लॉकर्स में रखते हैं और सर्कुलेशन में नहीं आ पाता है। मुझे आप भी नेगेटिव में बोल रहे हैं कि बैलेंस होना चाहिए। जल्दी से रिएक्शन आपका रोहन जी, फिर हम विशांक के पास जाना चाहेंगे। अनिला जी, आपने जो बात बताई, मैं अभी भी पहले भी बता चुका कि कभी भी ये उद्देश्य आपके प्रधानमंत्री जी ने दिया ही नहीं है। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि उसका जो पैसा है वो बैंक में डाले जिससे और कोई विकास के कार्य हो पाए। और दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज है, जो नोटबंदी का सबसे बड़ा उद्देश्य था काला धन की वापसी, उस पर आप भी चुप हैं, आपके सारे नेता भी चुप हैं। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। आपने जैसे बताया, अभी आपने जब भी अपना स्पीच चालू किया तब आपने एक ही चीज बोली कि इतना पैसा बैंक में आया। कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे काले धन की परिभाषा बता दें। काले धन की परिभाषा आप बताएंगे क्योंकि आपका उद्देश्य ये था, आपका उद्देश्य ये था कि ऐसा धन जो ना तो वो उस पे वो डायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, ना इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपकी परिभाषा है। आपके प्रधानमंत्री की परिभाषा ये थी कि 16 लाख करोड़ की नोट में से सिर्फ 13 लाख करोड़ या 12 लाख करोड़ आएंगे। जो गैप आएगा वो आरबीआई का प्रॉफिट है और उससे विकास के कार्य होंगे। जिस प्रकार से अनिला जी ने बताया, ठीक है, देखिए परेशानी कांग्रेस को है, परेशानी दूसरी सियासी पार्टियों को है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो आम आदमी को है। और आम आदमी की परेशानियां कितनी कम हो रही हैं, उनके जो अब मन में सवाल हैं कि भाई 50 दिन तो पूरे हो गए, अब हम क्या करें, अब हमारी मुश्किलें कम होंगी या नहीं होंगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और इसी को हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, अपनी नजर रखिए और अगर आपके पास पुराने नोट बचे हैं तो बस 2 घंटे 10 मिनट के अंदर ही उन्हें जाकर बैंक में जमा कीजिए, क्योंकि आज 4 बजे बाद अगर आपके पास 10 से ज्यादा नोट होते हैं तो फिर इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। वैसे ही कैश की किल्लत है और इसके लिए आपको और मुसीबत ना हो जाए, इसलिए आप अपने पैसे बैंक में जमा कर दें अगर पुराने नोट हैं तो। और बस जाने से पहले हम एक बार लास्ट रिएक्शन एसके सरकार साहब से लेना चाहेंगे। सरकार साहब, कल से हमारे लिए कुछ बदलेगा लगता है आपको?
नहीं, पहले तो मैं ये समझा दूं कि गवर्नेंस में जो है इम्प्लीमेंटेशन भी आता है। प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन जो है गवर्नेंस का पार्ट होता है। उसी हिसाब से मैंने कहा था कि हमारी गवर्नेंस थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। और कल से क्या बदलाव आएगा? कल से मेरे को तो नहीं लगता कोई खास बदलाव आने वाला है, क्योंकि अभी तक जो नोट छपने थे, जो रीमोनेटाइजेशन जो होना था डीमोनेटाइजेशन के बाद, वो अभी तक तो हो नहीं पाया है। आरबीआई अभी भी पिछड़ा हुआ है। इसके मेरे हिसाब से जो है मार्च से जून तक ये इतना समय लग इतना वक्त जो है लेकिन लगने की आम आदमी संभावना की जो है। उम्मीदें हैं वो अभी भी बहुत ज्यादा हैं। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, उस वक्त भी एक आम आदमी इस वक्त यही आस लगा है कि हमारे लिए कुछ तो राहत की खबर, कुछ तो नया, कुछ तो अच्छा सा अनाउंस करें पीएम मोदी। और इसीलिए वहां पर सबकी नजर बनी हुई। हमारे तमाम खास मेहमान कैलाश मित्तल जी, मयूर मेहता जी, एसके सरकार, प्रशांत जैन, रोहन गुप्ता जी और अनिला सिंह, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए News 24।